नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में एक ऐसी जन्म पत्रिका लेकर उपस्थित हैं जिसमें प्रेम विवाह भी हुआ और उस प्रेम विवाह के बाद में उनके संबंध भी खराब हो गए। इस जन्म पत्रिका का हम विश्लेषण करेंगे। समय आदि मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगा। आप भी इस जन्म पत्रिका को देखिए और इसका विश्लेषण कीजिए। विवाह की अंतिम स्थिति यहाँ पर क्या हुआ, संबंध विच्छेद हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपके सामने एक जन्म पत्रिका है। इस जन्म जो दिनांक दी गई है वो 12 फरवरी 1977 का डेट है इनके जन्म का। एक मेल की यानी कि एक पुरुष जातक की जन्म पत्रिका है। दिन शनिवार का है। समय इनका जो समय दिया गया है यह 9:05 का समय दिया गया है। 9:05 पर इनका जो जन्म है, ये जन्म हुआ है 9:05। स्थान है दिल्ली। तो इनका जन्म दिल्ली का जन्म है और ये सब स्थितियां हैं जिससे यहाँ पर जो ये पूरा विवरण है इसके आधार पर आप निकाल सकते हो। यहाँ नीचे विष्णोत्तरी दशाएं जो मुख्य रूप से हमने ली हैं, थोड़ी सी स्पष्ट कम है, जो हमें मिली उसके आधार पर हम ये आप तक पहुंचाए हैं। तो जैसी है जैसे आप देख लीजिए। शनि से शुरुआत हुई है और बुध और केतु यहाँ पर, इन तक हम विश्लेषण करेंगे। तो चलिए यहाँ तक। ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। लग्न मीन राशि में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में। सूर्य मकर राशि में है। चंद्र वृश्चिक में। मंगल मकर में। बुध भी मकर में है। गुरु मेष राशि में है। शुक्र मीन राशि में और शनि वक्री अवस्था में है। राहु केतु हैं ये तुला राशि में। राहु और केतु मेष राशि। अष्टक वर्ग चार्ट को भी आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें ये लग्न कुंडली और दूसरी जो हमें कुंडली मिल रही है वह कौन सी है? ये लग्न कुंडली है और ये हमारी नवमांश कुंडली। पहले लग्न कुंडली का हम विश्लेषण कर लेते हैं। लग्न कुंडली में ये पहला जो खाना है, यहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं। मीन लग्न की ये जन्म पत्रिका है और यहाँ लग्नेश हो जाते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति अपने से दूसरे भाव में केतु के साथ में विराजित हैं। और जो केतु हैं, अगर हम केतु को देखें तो यहाँ पर जो पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, शनि वक्री अवस्था में हैं और यहाँ से ये लग्न भाव को भी लग्नेश को देखते हैं अपनी दसम दृष्टि से, और यहीं बैठे हुए केतु को भी ये देखते हैं। और यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो इनका यहाँ पर ये इनकी नीच जो दृष्टि पड़ रही है, अपने नीच घर में इनकी दृष्टि पड़ रही है। किसकी? शनि की। यह स्थिति हमें स्पष्ट हो जाती है। वहीं इस जनपत्रिका में मंगल उच्च स्थिति में है। सूर्य और मंगल साथ में बैठे हुए हैं। बुध भी इनके साथ में बैठे हुए हैं। अगर हम कुंडली का विश्लेषण करें तो चंद्रमा यहाँ पर
जो होते हैं वह पंचम भाव के अधिपति होकर वह नवम भाव में बैठे हैं। त्रिकोण भाव का अधिपति त्रिकोण भाव में ही बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा अपनी नीच राशि में यहाँ पर विराजित हैं। आगे विश्लेषण करें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये केतु और राहु का, इनके जो ससुराल का घर है वहाँ राहु बैठे हुए हैं, यानी कि इनके अष्टम भाव में राहु विराजित है। वहीं यदि हम आगे नवमांश कुंडली का भी विश्लेषण करें, तो यहाँ नवमांश कुंडली में चंद्रमा कहाँ आ जाते हैं? चंद्रमा यहाँ पर लग्न में विराजित हो जाते हैं। लग्न शुक्र की बनती है और यहाँ पर शुक्र राहु के साथ में आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, शुक्र राहु के साथ में विराजित हैं और शनि के साथ में गुरु, वक्री शनि, और उसके साथ में जो लग्न का जो लग्नेश है, जो लग्न कुंडली का लग्नेश है, वह नवमांश कुंडली में वक्री शनि के साथ में विराजित हो गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लग्नेश पीड़ित हो चुके हैं। राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही है। देखिए, जब भी सेकंड हाउस और सेकंड हाउस में जो बैठे लग्नेश हैं, लग्नेश हो सेकंड हाउस हो, ये यदि सेकंड हाउस किसका है? कुटुंब का है, और लग्नेश स्वयं जातक है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पर जो कुछ घटनाएं होती हैं असंभावित, अचानक होती हैं। और क्योंकि ये जो अष्टम भाव है, ये इनके ससुराल का भाव है। अष्टम भाव ससुराल का भाव। अब अष्टम भाव पर अगर हम देखें, तो अष्टम भाव पर जो विराजित हैं वह कौन है? राहु विराजित। और अष्टम भाव को गुरु के साथ में केतु भी देख रहे हैं, और ये गुरु और केतु जो कि लग्नेश हैं, गुरु, उनके साथ में केतु हैं। तो केतु ने गुरु का प्रभाव स्वयं में ले लिया है, और वहीं शनि की जो दृष्टि है वह इन दोनों को कहीं ना कहीं अशुद्ध कर रही है, और कहीं ना कहीं इनमें, इनके जो सेकंड हाउस है, उस सेकंड हाउस से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न कर रही है। उधर से राहु भी ये समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, और इस जातक की ससुराल से वह समस्याएं उत्पन्न होती दिख रही हैं। आगे और विश्लेषण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र हैं, ये शुक्र की स्थिति क्या है? देखिए, शुक्र की स्थिति को ध्यान से देखोगे तो शुक्र यहाँ पर उच्च की स्थिति में आ जाते हैं। और जरा मैं यहाँ से हटाता हूं तो आप इस कुंडली का और अच्छे से विश्लेषण कर पाओगे। यहाँ नंबर लिखा हुआ है 7, यानी कि शुक्र अष्टमेश हो गए, अष्टम भाव के अधिपति हो गए। अष्टम भाव के अधिपति स्वयं लग्न में विराजित हो चुके हैं, उच्चस्थ होकर। अष्टम भाव के अधिपति लग्न में विराजित हो चुके हैं, और वहीं जो शनि है वह अपने शत्रु राशि में, यानी कि चंद्रमा की राशि में विराजित है। लेकिन इनके ऊपर दृष्टि किसकी है? इनके ऊपर मंगल की दृष्टि है, जो उच्च मंगल है उनकी दृष्टि है, और शनि यहां से अपने भाव को भी देख रहे हैं। ये यहां पर स्थिति आपको स्पष्ट हो रही होगी। तो यहां और एकादश भाव में यह स्थिति बन रही है। अगर हम और स्थिति का थोड़ा सा और विश्लेषण करें, तो यहां देखिए 1 2 3 4 मंगल की चतुर्थ दृष्टि कहां पड़ जाती है? वो दूसरे भाव में जाती है। तो जहां पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि जाएगी, वह उस भाव को अपना फल उसी प्रकार कर देंगे। यहां पर इनकी ये दृष्टि इस जातक को धनवान बनाती है निश्चित रूप से, लेकिन वहीं इसके कुटुंब को पीड़ित करती है। कहीं ना कहीं इसके पारिवारिक संबंधों को ये दृष्टि पीड़ित करती है। अब आगे और हम चर्चा कर लेते हैं कि जो सूर्य है वह कहाँ के अधिपति है। इस जन्म पत्रिका में सूर्य छठे भाव के अधिपति है, कोर्ट कचहरियों का भाव, छठे भाव का अधिपति। बुध कहाँ के अधिपति हैं? सप्तम भाव के अधिपति हैं। ध्यान से देखिए, जन्म पत्रिका को, आपको सब कुछ ये जन्म पत्रिका स्पष्ट कर देगी क्या होगा, और इसका रिजल्ट आप स्वयं मुझे बताएं। देखिए, तो यहाँ पर जो छठे घर के मालिक सूर्य और सप्तम घर के मालिक जो हो जाते हैं, वह कौन होते हैं? बुध होते हैं इस जन्म पत्रिका में। बुध यहाँ पर सुख, यानी कि चौथे घर के मालिक भी हैं, सुखों के मालिक भी हैं। इनके साथ में अब मंगल की स्थिति देखें, तो मंगल
यहाँ पर खुद कुटुंब भाव के अधिपति। कुटुंब भाव का अधिपति अपने भाव को देखता है, लेकिन उस कुटुंब भाव के अधिपति पर के साथ कौन बैठे हुए हैं? छठे भाव का अधिपति। और छठे भाव के अधिपति के साथ यहां पर कौन? सप्तम भाव का अधिपति भी बैठा हुआ है। यह स्थितियां, अब वहीं कुटुंब भाव का अधिपति कहां देखता है? वो पंचम भाव को देखता है, प्रेम के भाव को देखता है। और उसी के साथ में सप्तम भाव का अधिपति भी संबंध किससे बना रहा है? वह संबंध बना रहा है पंचम भाव से। जब भी सप्तमेश पंचम भाव से संबंध बनाए तो वह प्रेम विवाह की तरफ इंगित करता है। ये स्पष्ट है आप सभी को। जब भी सप्तमेश का संबंध पंचम भाव से या पंचमेश से बनता है तो ये प्रेम विवाह की तरफ इंगित करने का कार्य करता है, प्रेम विवाह को कराता है। यह स्पष्ट है। वहीं जो मंगल है वह पंचम भाव को भी देखते हैं, उच्चस्थ मंगल है तो पंचम भाव को भी देखते हैं और अपने भाव यानी कि यह इस भाव को भी देखते हैं जो कि दूसरा भाव है इनका। साथ ही साथ ये जो इनके घर में कौन बैठे हुए हैं? मंगल के वहां चंद्रमा विराजित है, वहां चंद्रदेव बैठे हुए हैं। और चंद्रमा की जो दृष्टि है वह कहाँ जाती है? वह तीसरे भाव पर जाती है। ये हमने कुंडली का विश्लेषण कर लिया। अब आप कुंडली के विश्लेषण से अच्छे से समझ चुके हो। यहां पर अगर हम इस चार्ट को देखें तो दूसरा भाव विशेष रूप से पीड़ित हो रहा। यहां पर नववांश कुंडली में भी हम देखेंगे तो राहु और शुक्र की युति बन रही है। शुक्र यहां पर लग्नेश होते हैं और लग्नेश यहां भी पीड़ित हो जाते हैं। अब देखिए लग्नेश यहां पर भी पीड़ित हो जाते हैं या राहु के साथ बैठ चुके हैं लग्नेश, तो लग्नेश यहां पर भी पीड़ित अवस्था में आ गए हैं। वहीं जो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं यानी कि मंगल, वो खुद कहाँ पहुंच चुके हैं? वो छठे भाव में पहुंच चुके हैं। उनके साथ में कौन विराजित हैं? बुध विराजित हैं, जो कि बुध किस भाव के यहाँ पर इस नवमांश कुंडली में देखें तो भाग्य भाव के अधिपति भी ये बुध हैं। तो वह भी कहाँ चले गए? वह छठे भाव में चले गए और वह खुद द्वादश भाव के अधिपति भी होते हैं। यहाँ यह स्थितियां हमें स्पष्ट कर देती हैं। वहीं एकांतता, संन्यास की स्थितियां जो उत्पन्न होती हैं नवमांश कुंडली में, अगर आप देखोगे तो जब भी गुरु और शनि की युति बनती है, जब भी गुरु और शनि की, वैसे यहाँ पर इसमें हंस नामक पंच महापुरुष योग गुरु बृहस्पति बनाते हैं, लेकिन वह तीसरे भाव में जो बैठे हुए हैं वह, देखिए यहाँ जो लग्न कुंडली का लग्नेश है वह कहाँ? तीसरे भाव में चला गया नवमांश कुंडली में। साथ ही साथ वह शनि से पूरी तरह से पीड़ित है, यहाँ भी और यहाँ दृष्टि से, और यहाँ साथ में शनि बैठ गए। कुल मिलाकर यह लग्नेश पंचम में बैठे शनि से पीड़ित है। इस जातक का प्रेम विवाह निश्चित रूप से है, प्रेम विवाह निश्चित रूप से है, लेकिन उस प्रेम विवाह के बाद में संबंध कैसे रहेंगे इसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। कुंडली से आपको स्पष्ट हो गया होगा। देखिए यहां मैं थोड़ी सी एक कहानी आपको सुनाऊंगा। आपने विश्लेषण किया, आपको सब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब आप इसका क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको आप समझ लीजिए। ये जो जन्म पत्रिका है, इस जन्म पत्रिका में अगर हम स्पष्ट रूप से हम इसको देखेंगे तो जातक का विवाह, क्योंकि यहाँ पर हम देखें शनि की दृष्टि लग्न भाव लग्नेश के ऊपर है और यहीं पर जो सप्तम भाव के अधिपति हैं उनके ऊपर भी शनि की दृष्टि है। तो सप्तमेश भी यहाँ पर, तो यहाँ विवाह में पर्याप्त विलंब और रुकावटें देखने को इस जातक के मिली। और इस जातक का जो विवाह हुआ 38वें वर्ष में जाकर इस जातक का विवाह हुआ। जब ये अपनी उम्र के 38 वर्ष हो गए तब उसके बाद में विवाह इनका हुआ और जातक का जो विवाह हुआ वो प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह के लक्षण स्पष्ट हो गए और यहाँ पर विवाह विलंब के भी लक्षण स्पष्ट हो गए। इस जातक का विवाह कुछ अवधि तक प्रेम प्रसंग चला, उसके बाद में अपने ही
जाति में यानी कि स्व जाति में जो कन्या थी उसके साथ प्रेम प्रसंग था और उसके साथ इनका विवाह हुआ। दोनों परिवारों की पूर्ण सहमति से ये विवाह संपन्न हुआ और विवाह का प्रपोजल कन्या और उसके परिवार की तरफ से ही इसमें आया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कुटुंब भाव में राहु की दृष्टि और ये जो उसके ससुराल पक्ष से यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है साथ। जातक के प्रेम संबंध की शुरुआत भी कन्या की तरफ से ही हुई। जातक का विवाह जो हुआ वह, अब आप देखिए कौन है यहाँ पर सप्तमेश, बुध। सप्तमेश कौन है? बुध। बुध की महादशा और वहां पर ससुराल पक्ष का शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। तो लग्न, बुध की महादशा और जो शुक्र हैं, शुक्र की अंतरदशा में इनका विवाह हुआ। ये कब आई? यहाँ देखिए, बुध की महादशा में और बुध की महादशा में शुक्र की अंतरदशा जब चल रही थी तब इनका विवाह हुआ। कब? 2009 में। 2009 में इनका संपन्न हुआ। उस समय अगर हम गोचर कुंडली को भी देखेंगे तो गोचर में जो बुध थे वो सप्तमेश को प्रभावित कर रहे थे। गोचर में बुध किसको प्रभावित कर रहे थे? सप्तमेश। सप्तमेश, अब सप्तमेश यहाँ बुध है। जातक की जो जन्म कुंडली है इसमें विवाह के कारक कौन होंगे? शुक्र हैं। वैसे शुक्र अष्टमेश हैं, लेकिन कारक की बात करें तो कारक कौन है? ये उच्च कारक हो। कारक जो हो उच्च स्थिति में, उच्च राशि में, और कहाँ बैठे? लग्न में। लग्न में बैठ के सप्तम को देखते हैं। तो जन्म कुंडली में शुक्र क्या बन गए? योग कारक बनकर बैठ। और शुक्र ने जन्म कुंडली में कौन सा योग बना दिया? देखिए यहां पर आप देख पा रहे होगे, स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर 12 नंबर में बैठे हैं और ये लग्न में है, तो ये उच्च के शुक्र हो गए। और ये क्या बना रहे हैं? मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। बुध भी कौन है यहाँ पर? सप्तमेश। और सप्तमेश के रूप में कहाँ बैठ गए? ये लाभ भाव में बैठे हुए। ठीक है, कहाँ बैठे हुए हैं? लाभ भाव में। और इनके साथ में सूर्य मंगल भी हैं, अभी चर्चा कर चुके हैं हम इसके साथ में। और बृहस्पति धन स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो लग्नेश हैं, ये धन स्थान में बैठे हुए हैं। बैठे हुए किसके साथ में है? केतु के साथ। केतु का प्रभाव लेकर बैठे हुए, कलह का, कर्कशता का, वाणी इनकी कर्कश होगी, प्रभाव लेकर बैठे हुए। अब सप्तमेश की बात करें तो सप्तमेश बुध की जब महादशा हुई, और शुक्र क्या है? कारक ग्रह। शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं। अब शुक्र की अंतरदशा, जो बुध हैं वो सप्तमेश है। सप्तमेश की महादशा में शुक्र का अंतर जब चला और गुरु की जब अनुकूल स्थिति निर्मित हुई, तो जातक का अपने काफी कम उम्र की लड़की के साथ में क्या हुआ? प्रेम संबंध। और शीघ्र ही जातक का प्रेम व्यवहार उसके ग्रस्त जीवन में भी बदल गया। देखिए, अब कुंडली को हम समझ चुके हैं। मीन लग्न की जन्म कुंडली है। लग्न भाव में उच्च के शुक्र बैठे हैं। लग्न इस बृहस्पति सेकंड हाउस में है। धन भाव में ही यानी कि सेकंड हाउस में ही केतु है। शनि की वक्री दृष्टि अति अशुभ प्रभाव लेकर बैठी हुई है, जो पंचम भाव में है। और इनकी दृष्टि जो शनि पंचम में बैठे हैं, उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। बहुत अशुभ दृष्टि है। शनि की दृष्टि बहुत अशुभ होती है। बैठने से अधिक वो जहां दृष्टि डालेंगे वो अधिक प्रभावित करती। दूसरे स्थान पर राहु की भी वक्र दृष्टि और शनि की भी, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं दिख रही। और ऐसे ग्रह योग जब बनते हैं तो बिल्कुल नाटकीय ढंग से ऐसे जातक के जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। अनायासी परेशानियां आ जाएंगी, बहुत ज्यादा संघर्ष जीवन में देखने को मिलेगा। घर परिवार में भी नाटकीय स्थितियां बनती और बिगड़ती रहती। इस जन्म कुंडली को अगर आप सेकंड हाउस को देखोगे तो लग्नेश पर मंगल की अति क्रूर दृष्टि भी है। मैंने बताया आपको कि अपने घर को देख रहे हैं, कुटुंब भाव को, लेकिन लग्नेश को देख रहे हैं। मंगल कैसे हैं? पापी ग्रह हैं। इनकी क्रूर दृष्टि उनके ऊपर। फिर भी जन्म कुंडली के लग्न भाव में जो शुक्र हैं, ये मालव्य नामक योग बनाते हैं। शुक्र आपने देखा अष्टम भाव के अधिपति तो हैं ही शुक्र।
ये एक भाव के अधिपति और है, वो है तीसरा भाव। ये तीसरे भाव के अधिपति भी है। और ये कहाँ बैठे हैं? लग्न भाव। लाभ भाव में कौन बैठ गए? भाग्य भाव के अधिपति। भाग्य भाव के अधिपति कौन है? मंगल। और धन भाव के अधिपति भी मंगल है। मंगल उच्च के हैं, पर वक्री शनि की इनके ऊपर भी अशुभ दृष्टि है। ये आप देख रहे हैं। तो जातक का प्रेम विवाह जो हुआ, एक व्यापारिक परिवार की कन्या के साथ संपन्न हुआ। दोनों परिवार जो हुए एक दूसरे के साथ अनेक वर्षों से पहले से ही परिचित थे, और दोनों परिवारों के मध्य निकट का संबंध भी था। दोनों परिवार एक ही समान जाति के ही थे। जातक की जो पत्नी थी उम्र में उससे काफी छोटी थी, और विवाह पूर्व जब वर और वधू का गुण मिलान हुआ तो 24.5 गुण इनके मिले। गुण मिलान में बस एक ही दोष आया था, वो भी नाड़ी दोष। बाकी सभी गुण इनके ठीक थे, अनुकूल थे। फिर भी इस नाड़ी दोष ने भी जातक के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए, बहुत सारी समस्याएं दी। बाकी जन्म कुंडली में आप देख ही रहे हो स्थिति क्या है। दोनों के मध्य विवाह से पूर्व सब कुछ सामान्य था, और वर वधू के मध्य 2 वर्ष तक प्रेम चलता रहा। विवाह के बाद भी 6-7 महीने तक करीब सामान्य स्थिति रही, और अचानक स्थितियां बदलती अचानक स्थितियां बदलती हैं, और उनके जीवन में कटुता आती है, हृदय बदलते हैं। ये सभी स्थितियां आई क्यों? और 2011 जब आया, अब आप देखिए 2011 और नवंबर का मैं समय आपको बता देता हूं, और आप देखिए ये समय कब था। देखिए यहां देखिए ये समय कब था। केतु के बाद में, केतु के बाद में आगे किसकी दशा चलेगी जब ये समय था? यहाँ पर केतु के बाद में जो दशा है, उस दशा की हम चर्चा कर लें। आगे की विष्णुत्तरी दशा यहाँ पर देने रखी हैं, लेकिन हम यहाँ पर समझ लेते हैं। क्योंकि मेरे पास में है, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक बार जब डेट, टाइम और प्लेस अगर डाल के देखोगे तो आपको मिल जाएगी पूरी स्पष्ट इसकी। कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो इस समय इनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही थी, और शुक्र ससुराल भाव के अधिपति हैं। और शुक्र की महादशा में ही हम देखें तो इनका जो जो स्थिति है तो स्पष्ट हो जाती है। शुक्र की महादशा के अंदर जब सूर्य का अंतर आया, और सूर्य जो होता है वो कभी भी जो संबंध होते हैं उन संबंधों को खराब करता है, और वैसे भी ये छठे भाव के हैं तो कोर्ट कचहरी में ले जाने का काम ये करेंगे। तो जब सूर्य की अंतर्दशा इनके ऊपर चली, तो यहाँ पर इनके मन में जो खटास है वो आनी शुरू हो गई। और क्योंकि प्रेम, यहाँ पर जो पंचम भाव का अधिपति है चंद्रमा, जब ये चंद्रमा, क्योंकि यह अपनी नीच राशि में है, तो जब ये चंद्रमा चले जब ये चंद्रमा चले तो यहाँ पर इनका भाव तो पीड़ित हो चुका है, और स्वयं भी ये नीच अवस्था में चले गए हैं पंचम भाव के अधिपति। तो जब इनकी अंतर्दशा चली, कहाँ पर चली? शुक्र में। तो यह अंतर्दशा इनकी अच्छी नहीं रही, शुभ नहीं रही, और इसी कारण से जातिका के मन में समस्याएं आनी शुरू हो, और इन जातक का मन भी स्वयं चंचल हो गया। ये बहुत सारी स्थितियां हैं जो एक यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन शुक्र और चंद्रमा की जब युति बनी तो वहां पर इनके रिश्तों के मध्य में खटास आ गई, और यह जातक की जो पत्नी है वह कहाँ चली गई? वह अपने मायके चली गई, यानी कि इनकी ससुराल वो चली गई, और पक्के तौर पर चली गई। और वह फिर अपने घर वापस लौटकर नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर शुक्र में चंद्रमा का अंतर था। तो इस कारण से संतान भाव के अधिपति भी थे ये चंद्रमा। इस भाव से के आधार पर इनके एक संतान का भी जन्म हुआ, लेकिन पत्नी सुख में यहाँ पर कमी मिली। अब मुझे आप स्पष्ट रूप से ये बताइए कि क्या इनका संबंध विच्छेद हो पाएगा, या इनका संबंध विच्छेद नहीं हो पाएगा?
और यह विश्लेषण मैंने आप सभी दर्शकों के ऊपर छोड़ रखा है। इसके लिए इनको क्या उपाय करने चाहिए आप स्पष्ट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यह चर्चा आपके ऊपर यहीं पर छोड़ी जाती है। यह कुंडली का पूरा विश्लेषण है। आप विश्लेषण करके आप सभी जानकार हैं, सभी ज्योतिषीय ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने ज्ञान को स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा, क्या इनका जो विवाह विच्छेद होगा अथवा कोई ग्रह ऐसा है जो बचा सकेगा और बचेगा तो किस ग्रह की युति में बचेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।